हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड्स दैट एग्जाम्स लव। बहुत बार ये सारे वोकैब पूछे गए एग्जाम्स में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। हमारा पहला वर्ड है सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन एक नाउन है, उसका अर्थ होता है सावधानी या सोच समझकर काम करना। आप कह सकते हो सतर्कता के साथ काम करना। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम या किसी भी कोई डिसीजन लेता है, बिना जल्दबाजी के और सावधानी पूर्वक सोच समझकर कोई डिसीजन लेता है या कोई काम करता है, तो वहां पर हम सर्कमस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो थिंकिंग केयरफुली बिफोर एक्टिंग और मेकिंग अ डिसीजन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, वी शुड क्रॉस द रोड विथ सर्कमस्पेक्शन। मतलब क्या हुआ कि हमें सावधानी के साथ केयरफुली सड़क पार करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम केयरफुली भी वर्ड यूज कर सकते हैं बेसिक इंग्लिश में, लेकिन अगर एडवांस इंग्लिश में यूज करना हो तो हम सर्कमस्पेक्शन इस तरह से यूज करेंगे इन सेंटेंस। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसने सोच समझकर काम करके अपना निर्णय लिया, मतलब उसने सोच समझकर अपना काम करने का निर्णय लिया, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ही मेड हिज डिसीजन विथ सर्कमस्पेक्शन। जैसे अगर हमें बोलना हो कि द पुलिस कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन विथ सर्कमस्पेक्शन, तो मतलब क्या हो गया कि पुलिस ने सतर्कता के साथ क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया। सो इस तरह से हम वर्ड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पोटिक। डेस्पोटिक डेस्पोटिक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है तानाशाही बोलते हो, मनमाना काम करना बोलते हो, निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, कोई रोक ना हो। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है उसको हम डेस्पोटिक बोलते हैं। फाइन। तो मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, या कोई, अगर हम यहाँ पे रूलर की बात करें, नॉट रूरल तो गांव हो जाता है। रूलर की अगर बात करें तो जो अपनी शक्ति पावर को मनमाने ढंग से, ठीक है, यूज करता है, दूसरों के ओपिनियंस और राइट्स की परवाह नहीं करता है, तो उसे हम, उस तरह के व्यक्ति जो होते हैं उनको हम डेस्पोटिक कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं हम, इसका मीनिंग होता है कि पर्सन के पास तो अनलिमिटेड पावर है, बट उसको अनफेयरली वो यूज कर रहा है। हैविंग अनलिमिटेड पावर एंड यूजिंग इट अनफेयरली। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो एब्सोल्यूट पावर इन अ क्रूअल और अनफेयर वे। एग्जाम्पल है, ही वॉज अ डेस्पोटिक रूलर। ही वॉज अ डेस्पोटिक रूलर मतलब वह एक तानाशाही शासक था। नेक्स्ट इज लीनियंट। लीनियंट जैसे अगर हम कभी कभी कहते हैं ना, यूज करते हैं कि यार उसका नेचर बहुत लीनियंट है। मतलब क्या हुआ कि दयालु है, नरम है, या कम सख्त है। ठीक है, नॉट स्ट्रिक्ट, और बहुत जल्दी माफ करने वाला नेचर जो होता है। विलिंग टू फॉरगिव मिस्टेक्स। तो जब कोई व्यक्ति, किसी के भी बारे में बोल रहे हो, कोई भी प्रोफेशन से हो या कोई अथॉरिटी हो, तो जो कोई भी मिस्टेक पर, ठीक है, किसी तरह की गलती होने पर ज्यादा पनिश ना करे, ज्यादा बड़ी सजा ना दे, या ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, नरम नरम होकर, मतलब कि एक जेंटलनेस के साथ और काइंड बिहेवियर रखते हुए, काइंड एटीट्यूड, रवैया रखते हुए अगर रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियंट। फाइन। नॉट स्ट्रिक्ट एंड विलिंग टू फॉरगिव। मिस्टेक्स भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो जो मर्सी दिखाता हो जनरली। ठीक है, शोइंग मर्सी। मर्सी मतलब क्या होता है? दयालु। मर्सी मतलब कि माफ करता है, मतलब एक कहते हैं ना कि दयालु नेचर का है, मर्सी है, माफ कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियंट। फाइन। जैसे कि आवर टीचर इज लीनियंट। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो कम सख्त हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। दयालु हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स आप बोल सकते हो ना, काइंड नेचर, काइंडनेस है, जेंटल है। फाइन। नेक्स्ट वन इज रेवरेंस। रेवरेंस नाउन है, इसका अर्थ होता है गहरा सम्मान, डीप रिस्पेक्ट जिसे बोलते हो। ठीक है, श्रद्धा बोलते हो, आदर बोलते हो। ठीक है, तो जब कोई पर्सन है, कोई टीचर है, कोई गॉड, क्या कह सकते हो कि कोई बहुत ज्यादा फेम वाला पर्सन हो, ग्रेट पर्सन है, उनके प्रति अगर मन में किसी तरह का डीप रिस्पेक्ट हो, रेवरेंस हो, श्रद्धा हो, रिस्पेक्ट हो, तो उसे वहां पर हम रेवरेंस बोलेंगे। गहरा सम्मान है, श्रद्धा है। ठीक है, और जैसे फीलिंग ऑफ डीप रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ऑनर बोलते हैं ना, डीप रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग, तो वहां पर हम रेवरेंस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव रेवरेंस फॉर आवर टीचर। वी हैव रेवरेंस मतलब कि हमें अपने गुरुओं, मतलब शिक्षक के प्रति गहरा सम्मान
है, वी हैव है हमारे मन में। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन के पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे श्रद्धा का भी यूज किया गया। श्रद्धा जैसे क्या होता है, भगवान के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो कहते हैं ना कि जो लोग हैं वो भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, तो पीपल जो होते हैं, पीपल शो रेवरेंस फॉर गॉड, ऐसे भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मॉडेस्टी। व्हाट इज मॉडेस्टी? मॉडेस्टी मतलब होता है विनम्रता, या आप बोल सकते हो नम्रता, या बोल सकते हो बहुत ज्यादा जो दिखावा ना करता हो, सादगी हो, सादगी से भरा हो, या आप शालीन भी बोलते हो, शालीनता हो जिसमें, तो वहां पर मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लो व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, उसमें क्वालिटीज बहुत है, या आप कह सकते हो कि बहुत दिखने में अच्छा है, तो ये इस तरह की जो जिसमें कुछ खासियत होती है लेकिन वो अपनी क्वालिटी का शो ऑफ नहीं करता है, हमेशा हम्बल रहता है, विनम्र रहता है, सिंपल रहता है, डिसेंट रहता है। डिसेंट का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? शालीन। ठीक है, शालीन रहता है, शालीनता के साथ बिहेव करता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि वो उसका मॉडेस्टी वाला नेचर है। मतलब क्या है, यह जो वर्ड है मॉडेस्टी, वो सिंप्लिसिटी और डिसेंसी के कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेंसी एंड सिंप्लिसिटी। तो मॉडेस्टी का मतलब क्या हो गया? बीइंग हम्बल एंड नॉट शोइंग ऑफ, बीइंग हम्बल एंड नॉट शोइंग ऑफ। जैसे कि शी शोड मॉडेस्टी आफ्टर विनिंग द अवार्ड। क्या हुआ कि उसने पुरस्कार जीतने के बाद, मतलब जो अवार्ड होता है वो जीतने के बाद भी विनम्रता बनाई रखी, या विनम्रता दिखाई, या मॉडेस्टी दिखाई। नेक्स्ट वन इज रिलिंक्विश। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश वर्ड जो है ये वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, और इसका अर्थ होता है छोड़ देना, या आप कह सकते हो त्याग देना, या स्वेच्छा से छोड़ना। मतलब कि किसी चीज को विलिंगली, विलिंगली मतलब कि विलिंगली जब छोड़ते हो, उसको त्यागते हो किसी चीज को, वो कोई भी चीज हो सकता है, कोई अधिकार हो सकता है, राइट हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी तरह का कंट्रोल हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर ये सब चीजों को आप स्वेच्छा के साथ छोड़ देते हो, अपनी इच्छा से छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, गिव अप करना भी होता है, सरेंडर कर देते हो, छोड़ देते हो, लीव कर देते हो, तो वहां पर हम रिलिंक्विश वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू गिव अप और लीव समथिंग विलिंगली। जैसे एग्जांपल है, he relinquished his position after the इलेक्शन। मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद उसने अपना पोजीशन है, या पद भी बोल सकते हो, पोस्ट जो है उसने त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने वर्ड सुना होगा अबेंडन। अबेंडन एंड अबेंडन का क्या अर्थ होता है? वहां भी जो अर्थ होता है त्यागना। तो मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको पता होगा, रिलिंक्विश और अबेंडन में क्या डिफरेंस होगा। माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन इज डच करेज। डच करेज का क्या अर्थ होता है? देखो, डच करेज एक फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज भी बोल सकते हो, और आप अगर ईडियम पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको एज ए ईडियम देखने को मिल जाएगा। इट्स अ डच करेज। डच करेज का मतलब होता है नशे से मिली हिम्मत। बाहरी कोई फोर्स इन्फ्लुएंस होकर जब आप में करेज आता हो, अंदर से वो इनबिल्ट नहीं है, ठीक है, आपका नेचर नहीं है, लेकिन आपने जैसे कोई नशा कर रखा है, जैसे अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, शराब पी रखा है, या ड्रग कंज्यूम कर रखा है, उससे जो आपको हिम्मत मिल रही है, आप नशे में हो, ठीक है, सेंसेस में नहीं हो, और उसके बाद जो आपको हिम्मत मिली है, तो वहां पर हम उसको डच करेज बोलते हैं। कोई भी टॉक्सिक चीजों की वजह से मिलने वाली हिम्मत, करेज, यानी व्यक्ति जो है, जो पर्सन है, अपने असली कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि नशे के असर से ब्रेवरी दिखाता है, तो वहां पे हम डच करेज बोलते हैं। मैंने हर तरह से समझा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो डच करेज का अर्थ समझ में आया। यहाँ पे मैंने मीनिंग में दे रखा है, करेज दैट कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल और कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग। He needed Dutch courage before giving the speech. He needed Dutch courage before giving the speech का अर्थ क्या हुआ कि भाषण देने से पहले उसे डच करेज चाहिए की जरूरत पड़ी। मतलब कि ऐसी जरूरत पड़ी कि जैसे कुछ होता है ना, कभी कभी कोई काम करता है, या कोई कुछ किसी को स्पीच देना रहता है, तो थोड़ा बहुत नशा कर लिया ताकि वो फ्लुएंटली बोल सके। सोचे ना, ज्यादा सोच समझ के नहीं, मतलब जो है वो बोल दे। कभी ऐसा सिचुएशन होता है बहुत लोगों के साथ, तो वहां पर हम डच करेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
क्रिप्टिक, क्रिप्टिक आपने सुना होगा, इट्स अ क्रिप्टिक पोस्ट, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया वगैरह पे हैं तो कभी ना कभी या किसी के मुंह से भी आप सुन सकते हो कि इट्स अ क्रिप्टिक पोस्ट, इट्स अ क्रिप्टिक डेटा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। देखो क्रिप्टिक तो पहले समझ लीजिए कि विशेषण है, एडजेक्टिव है, और क्रिप्टिक का अर्थ होता है रहस्यमय या गुर या अस्पष्ट, अनक्लियर जिसे बोलते हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि किसी चीज का अर्थ जो होता है, मीनिंग आसानी से समझ में ना आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके 2 मीनिंग 3 मीनिंग हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्रिप्टिक बोल सकते हैं। तो क्रिप्टिक ऐसी मैसेज हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है, ऐसी पोस्ट हो सकती है, ऐसा रिमार्क हो सकता है, ऐसा हिंट हो सकता है, ऐसा कमेंट हो सकता है जिसका जो मीनिंग हो तुरंत समझ में ना आए, क्योंकि वह मिस्टीरियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनक्लियर भी है, तो वहां पर हम क्रिप्टिक बोलेंगे। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज द मीनिंग इज हिडन, छुपा हुआ हो या अनक्लियर हो। जैसे कि ही पोस्टेड अ क्रिप्टिक मैसेज ऑन सोशल मीडिया, उसने सोशल मीडिया पर रहस्यमय अनक्लियर संदेश पोस्ट किया। आई होप समझ में आया हो क्रिप्टिक का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओवर्ट, ओवर्ट, ठीक है, 2 बार लिखा गया है, उसको एक ही है। तो ओवर्ट जो है एडजेक्टिव है, उसका अर्थ होता है खुला या स्पष्ट या प्रत्यक्ष। खुला हो मतलब कि उसमें कुछ भी छुपा हुआ ना हो, खुला हो, सबके सामने किया गया, या छुपा हुआ नहीं, या प्रत्यक्ष जिससे बोलते हो, ठीक है, जो सब स्पष्ट हो, क्लियर हो, ऑब्वियस बोल सकते हो उसको, या आप बिल्कुल ओपन हो वैसा बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, ओवर्ट, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज इजी टू सी और नॉट हिडन। इजी टू सी और इजी टू अंडरस्टैंड भी आप बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द कंपनी मेड एन ओवर्ट अनाउंसमेंट अबाउट द न्यू पॉलिसी, मतलब जो कंपनी है उसने क्या किया है कि बिल्कुल स्पष्ट अनाउंसमेंट किया है, किस चीज के बारे में, न्यू पॉलिसी के बारे में, कि हमारा क्या न्यू पॉलिसी है, उसके लिए घोषणा की है कंपनी ने, फाइन, स्पष्ट क्लियर घोषणा की है। सो ओवर्ट का अर्थ हुआ, और इसका एंटोनिम क्या होता है अगर आपको पता है तो बताइए, ठीक है। मैं आपको ओवर्ट का एंटोनिम बता देती हूँ। कोवर्ट होता है COVERT, ठीक है, COVERT, बताइएगा इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट इज इट्स अ सब्जेक्शन, सब्जेक्शन यूज होता हुआ कहीं पर आप अगर देखते हैं तो उसका मतलब होता है अधीनता या नियंत्रण में होना, ठीक है, नाउन है। सब्जेक्शन वर्ड जो है नाउन है। सब्जेक्शन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो नियंत्रण में हो, जो कंट्रोल में हो, तो वहां पर हम सब्जेक्शन की बात करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन, या आप किसी कंट्री के बारे में भी ऐसा बोल सकते हो जो किसी दूसरे के कंट्रोल में हो, दूसरे की अथॉरिटी में हो, या किसी के रूल के अधीन हो, कोई और रूल कर रहा हो, तो वहां पे हम सब्जेक्शन वर्ड यूज करते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, सब्जेक्शन का अर्थ यही हुआ। जैसे आपने सुना होगा सब्जेक्शन टू लॉ, सब्जेक्शन टू लॉ भी हम यूज करते हैं, जैसे कानून के अधीन होना। सब्जेक्शन टू कोर्ट, सब्जेक्शन टू द कोर्ट, तो मतलब क्या हुआ कि कोर्ट के अधीन है। सब्जेक्शन टू द अथॉरिटी, मतलब कि सत्ता के अधीन होना, मतलब कंट्रोल में होना, सत्ता की अथॉरिटी है। अथॉरिटी किसकी है, फॉरेन रूल है। सब्जेक्शन टू फॉरेन रूल मतलब विदेशी शासन के अधीन होना। तो इस तरह से हम सब्जेक्शन वर्ड का यूज करते थे। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, जनरली लीगल टर्म्स में यूज होता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा इसका कोलोकेशन जो है मैं आपको बता रही हूँ। न्यूज़पेपर में आपको इस तरह के कोलोकेशन देखने को मिलेगा, सब्जेक्शन टू लॉ, सब्जेक्शन टू कीप अंडर सब्जेक्शन, मतलब अधीन रखकर, नियंत्रण में रखना, तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। सब मतलब होता है अंडर, ठीक है, और सब्जेक्शन किसी के अधीन या नियंत्रण में होना, इस तरह से आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल है, द पीपल स्ट्रगल्ड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम सब्जेक्शन, इसका अर्थ है लोगों ने गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। नेक्स्ट इज कोविटस या कोवेटस, ठीक है, कोविटस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोवेटस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। कोविटस इज अ एडजेक्टिव, इज एन एडजेक्टिव, इज अ एडजेक्टिव नहीं, इज एन एडजेक्टिव होगा। इसका अर्थ होता है लालची या लोभी, ठीक है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो लालची हो, लोभी हो, लोभ से भरा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेटस।
ठीक है। wanting to have something that belongs to another person, लालची या लोभी व्यक्ति क्या होता है? जो दूसरों की चीज हो उसको पाने की बहुत ज्यादा इच्छा, ठीक है, तो वहां पे हम लालची लोभी बोलते हैं। दूसरों की चीज की, दूसरों अदर्स पोजीशन है, दूसरों की संपत्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, कुछ भी जो पाने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता हो, तो और थोड़ा बहुत जेलस भी होता है साथ में, तो वहां पर हम लालची लोभी बोलते हैं, ठीक है। wanting to have something that belongs to another person, तो वहां उसको क्या बोलेंगे? covetous, COVETOUS। स्पेलिंग में स्पेल्ड वर्ड में भी सेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है, आ सकता है। एग्जाम्पल है a covetous attitude can damage relationship। जो covetous तरह का जो एटीट्यूड होता है, मतलब कि लोभी जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, वो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज इंसरेक्शन, ठीक है। इंसरेक्शन एक नाउन वर्ड है, वर्ड जो है ये नाउन है, और इंसरेक्शन का अर्थ होता है विद्रोह, ठीक है, या सशस्त्र बगावत। सशस्त्र बगावत का अर्थ क्या होता है? देखो, इंसरेक्शन का मतलब एक तरह से अगर सिंपल वे में समझे तो जब आप सरकार के खिलाफ वायलेंट मतलब कि एक्शन लेते हो, ठीक है, खिलाफ, मतलब क्या हुआ कि सरकार के खिलाफ बोल सकते हो या किसी अथॉरिटी के खिलाफ वायलेंट रिबेलियन या अपराइजिंग मतलब होता है बगावत। तो कोई ग्रुप है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो जब अथॉरिटी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट रिबेलियन या अपराइजिंग करता है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? इंसरेक्शन। Find a violent attempt by a group to fight against or overthrow the government। ये सारे वर्ड्स जो हैं, जितने भी आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये वर्ड्स, और खासकर इस वाले जो सीरीज में मैं वर्ड्स डिस्कस करती हूँ, सारे एग्जाम रिलेटेड होते हैं, ठीक है। प्योरली एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसमें भी पूछे गए हैं, या उनके ऑप्शंस जो एग्जाम में दिए जाते हैं वो भी मैं इंक्लूड करती हूँ, तो ध्यान दिया कीजिएगा। एग्जाम्पल है द कंट्री फेस्ड एन इंसरेक्शन आफ्टर द पॉलिटिकल क्राइसिस। तो जो कंट्री है वो क्या किया? कंट्री ने कह सकते हो कि जो देश को एक इंसरेक्शन, हिंसक विद्रोह का सामना करना पड़ा। किस चीज के बाद? पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद, मतलब राजनीतिक संकट के बाद। तो राजनीतिक संकट के बाद देश को एक हिंसक विद्रोह का सामना करना पड़ा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज इट्स अ वांट। इट्स अ वांट नहीं, देखो यहाँ पे ना WANT वाला प्रोनाउंसिएशन तो हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, वांट, ठीक है, वांट, VAUNT जो वर्ब है। वांट का अर्थ होता है डींग मारना, या कहते हैं ना इंग्लिश में सुना होगा बोस्ट, बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी चीज को, तो डींग मारना, बढ़ चढ़ कर अपनी तारीफ करना, या आप कभी कभी बोल सकते हो सेख ही बघाड़ना। तो वांट का मतलब ये होता है, तो जब कोई पर्सन अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी एबिलिटी को, अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को, या जो भी वो उसने सक्सेस पाया है उसे बढ़ चढ़कर तारीफ बोस्ट करता है, तो वहां पर हम वांट वर्ड का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में कहे तो टू बोस्ट और प्रेज वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, ठीक है, मतलब क्या हुआ? टू टॉक प्राउडली अबाउट योर सेल्फ और योर अचीवमेंट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वांट, ठीक है। एग्जाम्पल है शी नेवर वांट्स हर अचीवमेंट डिस्पाइट विनिंग मेनी अवार्ड्स, मतलब हुआ कि उसने कभी भी कई अवार्ड्स जीतने के बावजूद अपनी सेख ही नहीं बघाड़ी, मतलब अपनी अचीवमेंट्स का बखान नहीं वो करती है, ये इसका अर्थ है। फाइन, तो डींग मारना, बढ़ चढ़ कर अपनी तारीफ करना, अपनी चीजों को बोस्ट करने को हम वांट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस, इस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे। कंप्लायंस वर्ड जो है नाउन है, और इसका अर्थ होता है पालन करना या नॉट करना। अगर हम पालन करना बोल देते हैं तो वो वर्ब हो जाता है, ठीक है, तो पालन, या आप कह सकते हो अनुपालन, नियमों का पालन, आज्ञा पालन, ठीक है, आज्ञा का पालन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लायंस। द एक्ट ऑफ फॉलोइंग रूल्स, लॉज और इंस्ट्रक्शन, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लायंस। फाइन, तो जब व्यक्ति रूल्स को, लॉज को, किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो वहां हम उसे कॉम्प्लायंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है द कंपनी इंश्योर्ड कॉम्प्लायंस विद ऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स,
मतलब क्या हुआ, कंपनी से सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड सुरक्षा मानकों का, नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा कॉम्प्लायंस का? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कॉम्प्लायंस का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा। हिंदी में तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लायंस का अर्थ है पालन, तो पालन न करना ही होगा इसका एंटोनिम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।